असदुद्दीन ओवैसी। तो इसी सीट पर हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसके बारे में यहाँ जानेंगे कि हवा तो बीजेपी बहुत बना रही है माधवी लता की। माधवी लता लगातार सुर्खियों में छाई हुई है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं हमारे सहयोगी अभिषेक जी, जो इस पर आपको विस्तार से समझाएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है उस सीट की, क्या माधवी लता ओवैसी को हरा पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आप। बिल्कुल, देखिए ये जो हैदराबाद की सीट है बीजेपी के लिए, ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब आप पूछेंगे कि इंपॉर्टेंट जीतने के लिए है या फिर इंपॉर्टेंट सिर्फ रूमर बनाने के लिए जी। दोनों बातों में बहुत फर्क है। बीजेपी के लिए ये सीट रूमर बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की ये जो ओवैसी की जो सीट है जी, बीजेपी इसे जीतने से ज्यादा इसे लाइमलाइट में लाना चाहती है और मीडिया के फोकस में लाना चाहती है। बिल्कुल। और बीजेपी का अगर पैटर्न आप समझे तो बीजेपी पहली कोशिश यही करती है कि हार जीत बाद में देखेंगे, पहले उस सीट की चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। आज बताइए देश का कौन सा अखबार नहीं है जो माधवी लता की बात नहीं कर रहा है? कोई भी नहीं। देश का कौन सा टीवी चैनल नहीं है जो माधवी लता की बात नहीं कर रहा है? सुर्खियों में छाई हुई है। और वहां का वो परिवार भी इससे दूर नहीं है जो पिछले 40 सालों से सियासत में वहां पे बैठा है ओवैसी परिवार। बिल्कुल। उनका पूरा परिवार भी वहां माधवी लता पे बातचीत कर रहा है। बिल्कुल। तो ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि वहां पे जो फाइट होनी है वो अभी आप इस तरीके से मत देखिए, क्योंकि अभी बहुत चुनाव दूर है और अभी आकलन कर देना थोड़ा गलत हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि हैदराबाद के भीतर अभी प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है, नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, माफ करिए योगी आदित्यनाथ की रैली होनी है। जब ये सारी रैली होने लगेंगी और जब माहौल बनेगा चुनाव का, तब आप सही तरीके से वहां पे आकलन कर पाएंगे कि जीत कौन रहा है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें तो यहाँ ओवैसी अभी बढ़त बनाए हुए दिखाई देते हैं। बढ़त, हाँ, जैसे कि हमने बताया ये 40 साल, आपने भी कहा 40 साल से जब एक ही पार्टी है। 6 बार पहले ओवैसी के पिता जो है सांसद रहे और 4 बार से जो है ओवैसी खुद सांसद है, असदुद्दीन ओवैसी। तो ऐसे में माधवी लता जो बड़ी बात यह है कि बहुत सालों बाद पहली बार जो है बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को उतारा है। कहा भी ऐसा जा रहा है कि मुस्लिमों में, खासकर मुस्लिम महिलाओं में माधवी लता एक अच्छी पहुंच है उनकी, अच्छा जो है दबदबा है उनका। लेकिन फिर भी जो हमारा मानना है, जो देखने में आ रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं, वो माधवी लता ओवैसी के आगे उतना मजबूत दावेदार नहीं लग पा रही हैं जो आंकड़े कहते हैं। बाकी जैसा कि आपने कहा, देखिए मजबूत तो दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं और इसीलिए बीजेपी ने उनको उतारा है जी। कई बार क्या होता है कि आप उम्मीदवार देखते हैं कि भाई वो उम्मीदवार टीवी पे कितना बड़ा नेता है। अब उदाहरण के तौर पे आप देखिए संबित पात्रा कितने बड़े नेता थे टीवी पर, कौन उनका नाम नहीं जानता था? संबित पात्रा, भाई संबित पात्रा बहुत अच्छा बोलते हैं जी। लेकिन जब गए भाई साहब चुनाव लड़ने, पता लगा कि अरे यहाँ तो जमीनी जरूरत है। बिल्कुल। और संबित पात्रा इतनी बुरी तरह से हारे संबित पात्रा की दिल्ली सटने की लाख कोशिश करते रहे वो बेचारे। लेकिन उनसे कहा गया कि भैया राज्यसभा चाहिए तो पहले एक चुनाव जीत कर आइए। अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ। और अब तो टीवी संबित पात्रा कह रहे थे कि भैया हमको चुनाव नहीं लड़ना, इस बार जाऊं मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। अब तो टीवी से भी गायब है। बीजेपी ने कहा कि हाँ पहले आप ग्राउंड पे लड़के आओ, चुनाव जीत कर आओ, उसके बाद देखेंगे कि भाई आप नेता बनने लायक है कि नहीं। तो जो माधवी जो लता है, जो बीजेपी के नेता है, उनका जो ग्राउंड है वो संबित पात्रा की तरह नहीं है, ये बात समझने वाली है जी। और यही कारण है कि जो माधवी लता है उनके नाम के आगे ओवैसी परिवार आसानी से सो नहीं पा रहा है। उनका ग्राउंड क्लियरेंस इसलिए बेहतर है क्योंकि 3 तलाक वाले इशू पे वो महिलाओं के लिए काम करती रही। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है पासमानदा मुसलमान के लिए काम करना, उसके लिए काम करती रही। तो ये जो एजेंडे हैं उस पे वो पूरी तरह से फिट बैठती है। मुस्लिम बच्चों के लिए काम करना, मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करना। तो मुसलमान वोटर जो है इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि मैं माधवी लता को वोट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो बीजेपी के नेता है। और कहते भाई कि अगर आप नदी में उतरिएगा तो आपको तैरना आना चाहिए, पेड़ पे चढ़िएगा तो आपको चढ़ने का तरीका पता होना चाहिएगा। और जब भाई आप अगर बीन बजाएंगे तो बीन बजाना आना चाहिए आपको। तो यही तकनीक है इस पूरी सीट पे। मतलब कैसे, अब इस बात को समझ लेते हैं। हैदराबाद के भीतर बीजेपी उसी चेहरे के साथ चुनाव जीत पाएगी जो चेहरा वहां के मुसलमानों का दिल जीत पाएगा। बिल्कुल, 11 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं सिर्फ इस सीट पर, सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल सीट है। जो चेहरा मुसलमानों के पसंद का होगा। अब देखिए, अब आप कहिए कि योगी आदित्यनाथ को भेज देते हैं माधवी लता की जगह, चुनाव जीत जाए, बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। माहौल बहुत समीकरण जो है अलग है। बिल्कुल, क्योंकि वहां का मुसलमान योगी को वोट देगा नहीं। तो बीजेपी को चाहिए था एक ऐसा उम्मीदवार
जो बीच का ही हो, जो मुसलमानों के दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो, और माधवी लता उसमें पूरी तरह से परफेक्ट है और फाइट होने की गुंजाइश है। अब आप ये मत कहिए कि ओवैसी साहब 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं, वो हो गई पुरानी बात। और मैंने पहले भी कहा, इस बार नहीं तो अगली बार माधवी लता ओवैसी को चुनाव हरा देगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग कह रहे हैं माधवी लता कमजोर उम्मीदवार है, जो लोग कह रहे हैं माधवी लता नहीं हरा पाएगी, आप बस इस साल और अगले साल देखिए। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं जैसे स्मृति ईरानी और अमेठी बिल्कुल। में जो हाल रहा था वो हमें इस बार हैदराबाद में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल भैया, आप राजनीति को पढ़िए, देखिए, समझिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हरा दिया एक ग्राउंडेड नेता ने। कोई कह रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार जाएंगे? बिल्कुल, लेकिन वो चुनाव हार गए। क्यों, कैसे हारे? जब नेता जमीन पर उतरकर मेहनत करता है, लोगों से मिलता है, बात करता है, और जब वो मीडिया में आता है। अभी माधवी लता की चर्चा जितनी हम आप कर रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हैदराबाद के भीतर है। बिल्कुल। और बीजेपी इस बार देखिए, जो राहुल गांधी, ये शरद पवार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं, हरियाणा के जितने नेता हैं, तमिलनाडु, आंध्र के जितने भी नेता हैं, वो जो है प्रशांत कुमार की हर बात को मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। मानते हैं पीके की बात? बिल्कुल मानते हैं। तो पीके का दावा है कि इस बार बहुत डिजास्टर बदलाव होने जा रहे हैं, खास तौर से पश्चिम की राजनीति को लेकर, मतलब साउथ की राजनीति को लेकर। साउथ में इस बार बीजेपी बढ़त बनाने जा रही है, और कई राज्यों में बीजेपी कुछ इतना बेहतर करने जा रही है जिसका अंदाजा शायद तेलंगाना में तो बीजेपी की स्थिति पिछली बार 2019 में भी अच्छी बढ़िया रही थी। हाँ, लोकसभा सीट्स, विधानसभा सीट्स के मुकाबले लोकसभा सीट ज्यादा अच्छी उसमें रिजल्ट्स आए थे, तो इस हिसाब से। लेकिन सही बात है, साउथ में हमेशा से कहा जाता है कि कांग्रेस मजबूत है, बीजेपी कमजोर रही है, लेकिन अब बीजेपी जो है साउथ पर फोकस कर रही है, तो इस बार उसमें कहीं ना कहीं बढ़त, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन बस ये जो माधवी लता का जो एंट्री हुई है, इसने वाकई में चीजें बहुत बदल दी हैं। माधवी लता जितना जो है चर्चाओं में है, इससे पहले कोई उम्मीदवार इतना चर्चा में नहीं रहा है, जहां तक मैं जानती हूं। अगर ओवैसी से कंपैरिजन में कोई उतारा गया है तो माधवी लता, मुझे लगता है इतने पिछले जितने भी चुनाव रहे हैं उनमें माधवी लता की सबसे ज्यादा चर्चा है। बिल्कुल, क्योंकि माधवी लता का जो बोलने का तरीका है वो बहुत अलग है। बिल्कुल। और माधवी लता बहुत अटैकिंग है ओवैसी परिवार को लेकर, और माधवी लता चूंकि एक महिला भी है, और उनका अंदाज आप देखिए, जैसे आपने देखा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती थी, जितनी बड़ी वो नेता थी उतनी उससे ज्यादा कहीं बेबाकी से वो बोलती थी। और यही नहीं, उमा भारती का जो कद था वो इतना बड़ा था कि बीजेपी के कई नेता डरते थे उनसे, बात नहीं करते थे वो। अभी जब मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान वो अपनी ही सरकार पर कितना खुलकर मुखर थी, शिवराज सिंह चौहान एक नेता को बैठक में उन्होंने कहा कि थप्पड़ मार दूंगी जी। तो भाई, जो महिला नेता होती है, जब वो बेबाकी से राजनीति को आगे बढ़ाती, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे जयललिता हो, हालांकि देखिए ये नाम बहुत बड़े हैं और साध्वी लता के नामों के साथ कोई तुलना नहीं है। अभी वो बहुत सियासत की नादान खिलाड़ी, बिल्कुल। फिर भी एक उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि साध्वी जो माधवी लता है, शुरुआत वो उनके अंदर मुझे बेबाकी दिखती है, लेकिन वो बेबाकी क्या चुनाव हारने के बाद भी रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल तो एक्चुअली यही सबसे बड़ा है कि अभी भले ही उन्होंने आईएसआईएस से सीधा कनेक्शन बता दिया ओवैसी का, अभी पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा वो बयान, जब क्या कहते हैं ओवैसी ने आरोप लगाया था, हालांकि संकेत दिए थे कि मुख्तार के घर में जब गया तो उसके बाद से मुझे धमकियां मिलने लगी, तो माधवी लता ने बड़े ही तंज भरे लहजे में कहा था कि जिनके खुद आईएसआईएस से संपर्क है उन्हें कौन धमकी देगा। तो ये बयान काफी चर्चाओं में रहा, और इसी तरह की बेबाकी जो है माधवी लता की, वो कहीं ना कहीं सोचने पर, चर्चा करने पर मजबूर कर रही है। इसी वजह से हम चर्चा कर रहे हैं, इसी वजह से तमाम चैनलों पर माधवी लता छाई हुई हैं। अभी जो है पॉडकास्ट भी किया, ANI पर भी उनका पॉडकास्ट हुआ था, तो माधवी लता चर्चा में है इस पर। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है, हम फिर वापस उसी पर आते हैं, जो पिछले आंकड़े हैं, जो ओवैसी का जो दबदबा है, ओवैसी के परिवार का, यह पारिवारिक सीट के तौर पर बन चुकी है। गढ़ ही नहीं कहेंगे इसे, पूरी तरह पारिवारिक सीट कहा जाएगा, क्योंकि 40 साल एक बड़ा समय होता है। 40 साल जो है ओवैसी के परिवार वहां पर रहा है, पहले परिवार, फिर अब खुद ओवैसी, तो ये काफी टफ रहने वाला है माधवी लता के लिए। बिल्कुल, अब इतना आसान नहीं है ओवैसी जैसे नेता को हरा देना। इसका अगर आप हार जीत से अलग कुछ सवाल पूछे तो मैं इसके पीछे की कहानी कुछ दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ। बीजेपी ने माधवी लता को वहां पे क्यों भेजा है?
यही सबसे बड़ा सवाल है जो समझना होगा। जी, बीजेपी ओवैसी के जरिए पूरे देश के मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी की बी टीम ओवैसी की पार्टी नहीं है। जी, सबसे पहला संदेश जो देने की कोशिश की जा रही है, बिहार में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी को मदद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर कई सीटें ऐसी जहां पे ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट मदद करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा जनाधार ओवैसी ने बना लिया है, ठीक ठाक वहां पे उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। वहां पे बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अब बीजेपी को लेकर यह कहा जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, AIM। हाँ, अब वो टैग जितना तेजी से बढ़ रहा था उतनी तेजी से बीजेपी को नुकसान हो रहा था। एक पॉलिटिकल मास्टर गेम ये भी है। आप देखिए कि मुख्तार अंसारी के परिवार से जब मिलने के लिए ओवैसी गए वहां पर, और उसके बाद अखिलेश यादव गए मिलने के लिए, तो अखिलेश यादव के साथ मुख्तार का परिवार पहले नंबर पर आ गया। खुलकर बोला कि अखिलेश भैया, मुख्तार का बेटा बोला कि अखिलेश भैया। और उनके जो बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, वो भी उनकी खूब खातिरदारी कर रहे हैं। वजह क्या थी? बिल्कुल, वजह ये थी कि ओवैसी पर वो जो बार बार आरोप लगाया जा रहा है ना, कौन लोग आरोप लगा रहे हैं बताइए? बी टीम के आरोप ये लगा कौन लोग विपक्षी तो लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ये वो लोग लगा रहे हैं हाँ। जिन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ताकि मुसलमान हमको छोड़कर ओवैसी के पास न चला जाए। बिल्कुल, इस डर की वजह से ओवैसी को बी टीम कहा जा रहा है, और बी टीम की तरह उनको दिखाया जा रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम, जबकि असल हकीकत कुछ और है। और बीजेपी ने इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया है। इससे मुसलमानों को संदेश मिलना चाहिए कि बीजेपी और ओवैसी के बीच में जिस तरह की बातें होती है वो उतनी हकीकत नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन र्यूमर का फायदा बीजेपी भी उठा लेती है। हाँ। योगी आदित्यनाथ ओवैसी पे सवाल पूछा जाता है 2022 के चुनाव में, मुस्कुराकर जवाब देते हैं। इसका क्या मतलब है? तो फायदा लेने के लिए जो पॉलिटिकल गेम होता है वो पूरी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है हैदराबाद के जरिए दिल्ली साधने की तैयारी है। और मुसलमानों को भी संदेश दिया जा रहा है कि ओवैसी को हम नहीं जानते भाई, हम ओवैसी को भी उसी तरीके से हराएंगे जैसे हमने बाकी लोगों को हराया है। मतलब दोनों के बीच कोई साठगांठ नहीं है, ये क्लियर करने की कोशिश की गई। लेकिन अब एक और चीज आ रही है, अभी सुनने में आ रहा है कांग्रेस जो है अब ओवैसी से नजदीकी बढ़ा रही है, जिस पर ओवैसी ने खुलकर कह दिया है कि अभी तक तो आप हमें ओवैसी को बी टीम कहा करते थे बीजेपी की, अब आप हमसे नजदीकी बढ़ा रहे हैं। तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस गेम को क्या समझ रहा है बीजेपी के, या कोई और इसके पीछे की कहानी है, क्या चीजें चल रही हैं? मतलब बहुत पेचीदा सा होता जा रहा है। और ये जो सीट है ये बहुत चर्चा में है इस वक्त, तो अब कांग्रेस क्यों नजदीकी बना रही है? दो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट वहां पे मौजूद हैं, तो चर्चा तो रहेगी ही। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात अंशिता ये है कि जो सर्वे रिपोर्ट जो दावा करते हैं जी, वो सर्वे रिपोर्ट बहुत कुछ कहते हैं। आप कहने को कुछ भी कहिए, लेकिन माधवी लता इस बार वहां पे चुनाव नहीं जीत रही हैं। जो मेरी जो समझ कहती है राजनीतिक, माधवी लता को चुनाव ये हारना पड़ेगा, और ठीक ठाक अंतरों से वो हारेंगे। हालांकि 5 लाख वोटों से नहीं हारेंगे, लेकिन ठीक ठाक अंतरों से चुनाव हारेंगे। लेकिन इस सीट के जरिए ओवैसी को जो घेरने का प्लान बीजेपी ने बनाया वो काफी हद तक सही होने वाला है। और शायद बीजेपी वही काम कर रही है, माधवी लता को वहां पे मैदान पर भेजकर बीजेपी अपने किसी प्लान बी पर काम कर रही है, जो प्लान बी अभी बहुत आसानी से देखा नहीं जा सकता है। शायद यही कारण है कि फ्रंट पे जो है, फ्रंट पे जिसको बोलते हैं ना, फ्रंट पे खड़ा करके माधवी लता को बोलने का मौका दिया जा रहा है। एक बात मैं आपको रोक देता हूं, बहुत बढ़िया बात। ओवैसी को हराने वाले नेता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज तक मुलाकात नहीं हुई। आप समझिए माधवी लता का जो कद है वो कितना बड़ा कद है कि अभी उनकी मुलाकात बीजेपी के आला कमान से नहीं हो पाई है। नरेंद्र मोदी अमित शाह से नजदीकियां नहीं है। तो फिर आप समझिए कि ये रूमर है या ये सच्चाई है, दोनों बातें। या फिर ऐसा भी है कि और दूसरे राज्यों की लोकसभा सीट्स पर ओवैसी उतना ध्यान ना दे पाए, क्या ये भी इसका एक रीजन हो सकता है? बिल्कुल भाई, बड़े कैंडिडेट को उनके घर में घेरा जाता है ताकि वो बाहर न निकले, चुनाव प्रचार न करें जी। और शायद ये कारण भी बीजेपी का रहा होगा। लेकिन ओवैसी के उसमें उतरने से तो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा ही होता है ना, मुस्लिम वोट्स बिखर जाते हैं, ये भी एक चीज है। देखिए मुसलमानों का जो वोट है, आप संभल एक विधानसभा सीट थी 2017 विधानसभा चुनाव में, वहां पे एक उम्मीदवार खड़ा किया था AIM की पार्टी ने, और उस उम्मीदवार को ठीक वोट मिले थे। आप इतना हल्के में नहीं ले सकते हो वैसे, कोई वोट नहीं करता। और वहां पे समाजवादी पार्टी का गढ़, और वहां पर बहुत अच्छा किया था। अब वो इकलौती सीट थी जहां जमानत जब्त नहीं हुई थी।
या मेरे कहने का मतलब ये हंसने वाली बात नहीं है कि भाई 403 सीटों पे एक सीट पे जमानत जब्त नहीं हुई और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात। लेकिन सीट तो लॉजिक, हाँ, लॉजिक ये है कि हिंदुस्तान के 75 जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, आप समझिए बात, और उन्हीं जिलों को भेदने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी करने लगे हैं जी। और यही कारण है कि बीजेपी उन्हें उन्हीं के गढ़ में घेरना चाहती है। आपका सवाल बिल्कुल सही था, बीजेपी उनको उनके गढ़ में घेरना चाहती है फंसा के ताकि वो रखना चाहती है। वही करें जो हम चाहते हैं। बिल्कुल, ताकि हैदराबाद से वो बाहर ही ना निकल पाए, वो दूसरे और राज्यों की लोकसभा सीट्स पर ध्यान ही ना दे पाए, वो सिर्फ माधवी लता के अटैकिंग मोड का ही जवाब देते रह जाएं। उनकी पार्टी उसी जो है मतलब बैकफुट पे कहीं ना कहीं और लाने की कोशिश है, जो मुझे लगता है ओवैसी को, क्योंकि हमेशा ओवैसी एक क्लियर माइंडसेट है सबका कि हैदराबाद में आएंगे तो ओवैसी ही आएंगे, लेकिन इस बार उसको उस माइंडसेट को सिर्फ चेंज करने की यहाँ कोशिश लग रही है। बदलाव होगा और यही कोशिश बीजेपी की है कि भाई टीवी पे कम से कम माधवी लता का इंटरव्यू चले जी, माधवी लता की चर्चा हो। बिल्कुल, बात से बनारस की सीट की क्यों हो? एक हाइप बनाने की कोशिश जो हमेशा वही बीजेपी चीज करती है कि हवा तो बना ही देते बात हैं से ना। बनारस की सीट की क्यों हो? बात तो सभी सीटों की होनी चाहिए ना। और अब देखिए बात होने लगी, हम आप बात कर रहे हैं हैदराबाद की सीट को लेकर जी, और ऐसे ही हम ही नहीं सभी जगह पर बातचीत जो है माधवी लता इस समय चर्चा में है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि लोग जानना चाहते हैं माधवी लता के बारे में। हाँ, इसलिए क्योंकि जैसा कहा कि बीजेपी इस चीज में माहिर है कि किसी को हाइप कैसे बनाया जाए। एक भाई नमन प्रकाश प्रभास करके हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि संबित पात्रा जो है 60,000 वोटों से हारे थे माधवी जी, तो 60,000 वोट कम नहीं होता भाई, 60,000 बहुत वोट होता है लोकसभा में। हालांकि लोग जीतने को 4-4, 3-3 लाख वोटों से भी जीतते हैं, लेकिन संबित पात्रा चुनाव हार गए जबकि बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी उनको जिताने की। तो संबित पात्रा नहीं है साध्वी माधवी लता। माधवी लता जो है चुनाव जीते न जीते, लेकिन वहां पे ओवैसी को परेशान करने वाली है, फाइट देने वाली है। लेकिन इससे भी बड़ी रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाने जा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर कोई बड़ा सर्वे आया है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार किसी संकट की स्थिति में दिखाई देती है? उस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक सर्वे ने नरेंद्र मोदी के सभी सांसदों, मंत्रियों, बीजेपी कार्यकर्ताओं की नींद उड़ा दी है। कैसे उस एक सर्वे ने इस डर को पैदा कर दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तरह कहीं मोदी सरकार भी धड़ाम ना हो जाए, क्योंकि कहते हैं राजनीतिक सपने अच्छे लगते हैं लेकिन नतीजों वाले दिन वो टूट भी जाते हैं। ऐसा इस देश के इतिहास में कई बार हुआ है। हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट बहुत जल्द लाइव लेकर आने वाले, दिखाने वाले हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के बारे में एक बहुत स्थापित सर्वे कंपनी ने सवाल पूछा और उस सवाल का जो देश के लोगों ने जवाब दिया है उसमें बहुत कुछ छिपा है। और उसी डाटा पे हम बात करने जा रहे हैं जो राजनीतिक पूरी परिकल्पना को आपको समझा